वीकेंड हो जाता है तो कहते हैं कि हम लोग नाइट शिफ्ट चल रही है तो हम अपनी सारी नींद हम सैटरडे संडे को पूरी करें। ये एक बैंक का अकाउंट नहीं है कि उसको हम ऐड ऑन करके उसको हम पूरा कर लें। तो अगर हम मुंह से सांस लेते हैं तो एयर केवल लंग के ऊपर के पार्ट में जाती है क्योंकि एयर हल्की होती है, और एयर भी ही जो ऑक्सीजन होती है वो ब्लड में कंबाइन करती, ब्लड भारी होता है वो नीचे होता है। अगर हम मुंह से सांस लेते हो तो एकदम से जल्दी जल्दी सांस लेते हैं और आपकी एफिशिएंसी, जैसे कि आपकी गाड़ी की एफिशिएंसी खराब होती है, आपकी एफिशिएंसी खत्म हो जाती है। भूख लगती है तो फ्रिज खुलता है, फ्रिज खुलता है तो कोई ना कोई कोल्ड ड्रिंक, कोई ना कोई नमकीन या कोई चीज़ हम खाते जाते हैं और देखते जाते हैं। वायरल फीवर, वो फीवर जो किसी पर्टिकुलर वायरस के चपेट में आने से फैलता है और फिर उसके बाद शुरू होती है कहानी हाई फीवर, बदन दर्द, मसल्स में दर्द, लगातार नाक का बहना, स्किन रैशेस, कफ और ना जाने क्या क्या। इन्हीं बातों को आज हमारी स्पेशल सीरीज डियर डॉक्टर में हमारे और आपके साथ शेयर करने के लिए दैनिक जागरण आई नेक्स्ट के स्टूडियो में मौजूद हैं कानपुर रेजेंसी हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट ऑफ पल्मोनरी क्रिटिकल केयर एंड स्लीप मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर राजीव कक्कड़। सर नमस्कार। नमस्कार। एंड इससे पहले कि हम आपको उनसे मिलवाएं, आपको उनके बारे में बता दें कि ही इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद यूरोपियन रेस्पिरेटरी सोसाइटी, नेशनल कॉलेज ऑफ चेस्ट फिजिशियन इंडिया, इंडियन सोसाइटी ऑफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन ISCCM, कॉलेज ऑफ एलर्जी एंड अप्लाइड इम्यूनोलॉजी, इंडियन चेस्ट सोसाइटी, इंडियन एसोसिएशन ऑफ ब्रोंकोलॉजी, अमेरिकन थोरोसिस सोसाइटी। तो इसी के साथ लेट्स वेलकम डॉक्टर राजीव सर एट आवर स्टूडियो। स्वास्थ्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हमें स्वस्थ रहना ही चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ हम काम करें, चाहे हम स्टूडेंट हों, चाहे हम किसी फैक्ट्री में काम करने वाले हों, कुछ भी करें, अगर हम स्वस्थ नहीं हैं तो हम नहीं हैं, हम नहीं हैं तो हम अपनी लाइफ, हमारी खुशी कुछ भी नहीं हो सकती है। जो आजकल इन्फेक्शंस हो रहे हैं, जो आजकल बदलते हुए मौसम में चीज़ें हो रही हैं, जो हमारा लाइफ स्टाइल है, स्पेशली कोविड के बाद में जो एक यू टर्न आया है हमारी लाइफ स्टाइल ने, उसने हमारी ज़िंदगी बदल दी है, हमारी चीज़ें सारी कुछ चेंज कर दी है। तो उसके चलते हुए हम लोग के बहुत सारे इन्फेक्शंस, बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, कुछ अच्छी कुछ खराब। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि इस समय अगर प्रेजेंटली हम लोग सुने तो बहुत जल्दी लोग वायरल इन्फेक्शन के चपेट में आ जाते हैं। तो ऐसे में क्या हमारी लाइफस्टाइल में या हमारे डेली रूटीन में इस तरह का कोई चेंज हुआ है जो लोगों की इम्यूनिटी पावर इतनी कम हो गई है, लोग इतनी जल्दी, बड़े हों या बच्चे, इतनी जल्दी वायरल इन्फेक्शन के चपेट में आ रहे हैं? बिल्कुल सही कहा। कोई भी इन्फेक्शन अगर हमारी बॉडी में होता है तो उसके दो कारण होते हैं। अगर जो इन्फेक्शन करने वाला ऑर्गेनिज्म होता है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो या कोई और, जो हमारी बॉडी में जाता है वो तभी इन्फेक्ट करेगा जब हमारी बॉडी या प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम होगी। अगर वो इन्फेक्शन करने वाली चीज़ कितनी स्ट्रांग होती है, उसके नंबर्स कितने ज़्यादा होते हैं, कितनी देर तक हमारा उसका एक्सपोजर हो रहा है, और आपकी बॉडी में अगर आपको कोई ऐसी इस तरह की डिजीज़ है, डायबिटीज़ है या कोई इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है, जैसे हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, या आपको कोई रीनल ट्रांसप्लांट या किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है, कोई ऐसी दवाइयाँ चल रही हैं जिसके रहते हुए आपकी इम्यूनिटी कम है, या फिर आपकी लाइफ स्टाइल कुछ इस चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं जिससे आपकी इम्यूनिटी कम है, या आपकी उम्र ज़्यादा है, या बहुत छोटे बच्चे हैं, इसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। स्पेशली आपने बिल्कुल सही कहा, आजकल कुछ वायरल इन्फेक्शन का प्रकोप कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। उसका कारण हमारा लाइफ स्टाइल है, जो कि अभी हम लोगों ने कहा है, हमारी इम्यूनिटी है, उसकी वजह से हम लोग करते हैं, हम लोगों को इन्फेक्शन ज़्यादा हो रहा है। कभी कभी कुछ चीज़ों को काफ़ी बढ़ करके भी चीज़ें हो जाती हैं, जैसे अभी ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस है, इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं कि ये बहुत नया वायरस है, चाइना में इसका बहुत ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट हो गए हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा डर है। वास्तव में ये वायरस कोई नया वायरस नहीं है। 2001 में सबसे पहले ये इसको यूरोप में आइसोलेट कर लिया गया था, और उससे भी कहते हैं कि 60 साल पहले इसका प्रकोप पहले से था। इंडिया में ये वायरस अगर हम बात करें तो बच्चों में 5 साल के जो बच्चे होते हैं, 2 साल तक करीब 60% बच्चे इससे इन्फेक्ट हो जाते हैं, और 90% बच्चे ऑलरेडी इसके इन्फेक्ट होकर के स्वतः अपने आप ठीक भी हो जाते हैं। अब प्रश्न होता है कि अगर ये इस तरह का वायरल इन्फेक्शन अपने आप ठीक हो सकता है तो चाइना में इस तरह से क्यों इतने इन्फेक्शन हो रहा है, क्यों वहाँ पे इम्यूनिटी इतने ज़्यादा लोग हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, क्यों वहाँ पे लाइनें लगी हैं? उसका कारण उनका एक लंबा लॉकडाउन।
उसका कारण उनके बच्चे जो उस समय पैदा हुए, जिस समय कोविड हो गया था, उस समय उनको आइसोलेट करा हुआ था। उस समय बच्चे तो पैदा हुए लेकिन या तो मास्क के अंदर थे या घर के अंदर बंद थे, क्योंकि चाइना का जो लॉकडाउन वर्ल्ड में सबसे बड़ा लॉकडाउन हुआ, कई साल तक रहा। इससे उसकी इम्यूनिटी कम हो गई थी बच्चों की, और वो बच्चे जब आज किसी भी वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन से इन्फेक्ट होते हैं तो उसकी कम इम्यूनिटी होने की वजह से उनको इस तरह के इन्फेक्शन ज़्यादा भयावान है। हमारी वैक्सीन ज़्यादा इफेक्टिव थी, हमारे यहाँ जो इम्यूनिटी है वो अच्छे से डेवलप हुई थी, इसलिए हमारे यहाँ डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सर, अभी जैसे अब आपने चर्चा छेड़ी दी है HMPV वायरस वाली, तो उसको लेकर हम अगर इंडिया की बात करें तो क्या यहाँ भी अभी उसे लेकर इतना डरने वाली हम लोग मान के चलें कि अभी भी खतरा है उस HMPV वायरस को लेकर? देखिए, खतरा होना अलग है, इन्फेक्टिविटी अलग है और सीरियसनेस होनी अलग है, क्योंकि ये एक इन्फ्लुएंजा वायरस है, RNA वायरस है, जैसे कि लोगों को खांसी जुकाम होता है और ज़्यादातर इन्फेक्शन होकर के निकल जाते हैं हफ्ते भर के अंदर, हल्का सा बुखार, खांसी, कभी कभी अगर ये अपर एयरवेज में रहता है यानी ऊपर की तरफ ही इन्फेक्ट रहता है, नीचे बहुत कम ट्रेवल करता है, अगर वो लंग के अंदर आ रहा है, उसमें निमोनिया हो रहा है, वो उन्हीं लोगों को होता है जैसा अभी हमने कहा जिनकी इम्यूनिटी कम होती है। अगर ऐसा हो रहा है तब आपको ऑक्सीजन की कमी होती है, हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होती है, लेकिन ये और वायरल इन्फेक्शन में भी हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पे भी डरने की ज़रूरत नहीं है। जो भी केसेस अभी तक रिपोर्ट हुए हैं साउथ में या अहमदाबाद में या और जगहों पे, वो स्वतः अपने आप ठीक हो गए। अगर उनको हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ा तो भी 24 या 48 घंटे तक उनको छुट्टी हो गई है। हाँ, जो लोगों को इन्फेक्शन है, वायरल है, चाहे वो किसी भी तरह का वायरल हो, अगर वो मास्क लगा लें तो कम से कम 10 से 15 लोगों को इन्फेक्ट होने से बचा सकते हैं। तो कुल मिलाकर सर ये मान सकते हैं कि अभी HMPV वायरस का खतरा इतना ज़्यादा हमारे देश में फिलहाल नहीं है, और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग खुद को हेल्दी रख के, सेफ रख के अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं पूरी तरह से इस वायरस से। लेकिन फिलहाल हम लोग सर वापस आते हैं वायरल इन्फेक्शन को लेकर। तो सर अब जैसे क्योंकि मौसम बदल रहा है, कभी ऐसा होता है कि दोपहर के टाइम धूप निकलती है तो ठंड कम हो जाती है, रात होते होते ठंड बढ़ जाती है। ऐसे में जब वायरल इन्फेक्शन की हम लोग बात करते हैं तो बच्चों और बड़ों को लेकर थोड़ा सा कहीं डाउट या मन में डर आ जाता है कि कहीं उनको हल्का सा भी फीवर आया तो ये होता है कि वायरल इन्फेक्शन हो गया। तो इस वाली सिचुएशन में, इस मौसम में कैसे अपने बच्चों और घर के बुजुर्गों को या पूरी फैमिली को कैसे सेफ रखें? देखिए, जब भी हम लोग हर साल देखते हैं कि इस समय कोई भी वायरल इन्फेक्शन, खांसी जुकाम हो जाता है, वो भी एक तरह का वायरल ही इन्फेक्शन है। अगर किसी को भी इन्फेक्ट हुआ है, अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं, छोटे बच्चे हैं या प्रेग्नेंट वुमेन है, तो आप इस बात का ध्यान रखिए, अगर हम बाहर से आ रहे हैं तो अपने आप के कपड़े वगैरह अलग करके रखें। अगर आप ऐसे प्लेस में जा रहे हैं जहाँ पे हॉस्पिटल है या ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे आपको एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होने का डर होता है, तो अपने कपड़ों को अलग से बाहर से उतार के रखें। घर में आने के बाद में अच्छे से आप नहाइए, बालों को साफ रखिए। जो आपका मोबाइल है, जो सबसे ज़्यादा इन्फेक्ट करता है वो आपका मोबाइल है। मोबाइल को लेकर के एक बाहर रखिए। अब आजकल बड़े अच्छे से वो स्टेरिलाइज़र आ गए हैं, जो मोबाइल को रख के उसको स्टेरिलाइज कर लें। उसको अपने बेड के ऊपर, कोई भी बाहर का सामान, पर्स है, रुपए, करेंसी है, ये अपने बेड के ऊपर सोने वाले बिस्तर पे नहीं रखें और अपने आप को साफ करके, कपड़े चेंज करके अपने लोगों से संपर्क में आए। अगर आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं है, अगर आप हॉस्पिटल वर्कर नहीं है या पब्लिक प्लेस में नहीं जा रहे हैं, अगर आपको जरा सा भी इन्फेक्शन हो गया है तो बेहतर ये है कि घर में भी अपने आप को थोड़ा सा उन लोगों से थोड़ा सा दूर रखें। बहुत आइसोलेट करने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन बच्चों से मुंह मिला करके या जो बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र ज़्यादा है उनको उस चीज़ से बचा के रखें, तो शायद हमें उस चीज़ का होने का डर कम होगा। यहाँ पे एक बड़ी अच्छी, हम लोग के इंडिया में तो बहुत पुरानी प्रथा रही है कि घर में जूते उतार कर जाना है। किचन में होता था कि हम लोग कपड़े बदल के, जो किचन में लोग साफ करते थे, जो खाना बनाने वाले लोग थे, नहा करके कपड़े चेंज करके ही जाते थे। चप्पल और जूते किचन में अलाउ नहीं होती थी, खाना धो करके करा जाता। तो अगर वही सारी प्रथा अगर हम लोग कर लें तो शायद इस तरह के इन्फेक्शन ना हो। और हाँ, हम लोग डिस्पोजेबल हज़ारों साल से यूज़ कर रहे हैं, वो पत्तल, वो सकोरे, वो चीज़ें हम लोग शुरू से इस्तेमाल कर रहे हैं। डिस्पोजेबल का हमारा मतलब है कि अगर कोई ऐसी चीज़ है तो हम लोग डिस्पोजेबल का यूज़ कर सकते हैं। घर में तो नहीं है, लेकिन हमारा कहने का मतलब है कि उस समय भी हम लोग स्टेरिलाइजेशन का इतना ज़्यादा ध्यान रखते थे कि हम लोग को उस समय इन्फेक्शन नहीं होता था। बिल्कुल। एंड सर, इस बीच में आपने जो बताया कि मोबाइल से सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन का खतरा रहता है, और अगर आज के समय में माने तो लोग तो आधी रात तक मोबाइल चलाना और अपने पिलो के पास मोबाइल रख के सोना, तो उस मोबाइल से जो खतरे वाली बात है
वो किस तरह का खतरा हो सकता है, और स्पेशली अगर हम लोग वायरल इन्फेक्शन को लेकर चलें तो वो किस तरह का खतरा है? देखिए, अगर मोबाइल से डिफरेंट खतरों की बात करें तो मोबाइल के दो तरह के खतरे होते हैं, एक इन्फेक्टिव इन्फेक्शन और नॉन इन्फेक्शन। मोबाइल से निकलने वाली रेज हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि शायद इससे कैंसर या कुछ चीज़ें होती हैं जो बॉडी को डैमेज करती हैं। आपकी ब्रेन की एक्टिविटी, क्योंकि जो बॉडी की एक्टिविटी होती है वो न्यूरल एक्टिविटी होती है या हार्मोनल एक्टिविटी है, तो आपकी जो वेव्स होती हैं, मैग्नेटिक वेव्स होती हैं, वो आपकी बॉडी के मूवमेंट को प्रभावित करती हैं। हार्ट की एक्टिविटी में पॉकेट में मोबाइल रखना वो उचित नहीं है। बहुत देर तक कान में लगा के रखना वो भी आपकी ब्रेन की एक्टिविटी को हार्म करता है, वो भी उचित नहीं है। उसके ऊपर बहुत सारा वर्क हो रहा है। अगर हम इसको हटा दें तो उसके अलावा अगर हम सबसे ज़्यादा चूज़ होती है कि मोबाइल कहीं जाया रखे, कोई इन्फेक्टेड आदमी है उसने मोबाइल आपको उठाया और उसको ले करके अपने घर पे बिस्तर पे ले करके जाना, तो यानी डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम स्प्रेड कर रहे हैं इन्फेक्शन को मोबाइल के थ्रू। तो एक एस्पेक्ट है। दूसरी चीज़ है हमारी स्लीप। टीवी की लाइट, मोबाइल की लाइट, अगर हम एक बार एक्सपोज होते हैं तो कम से कम 2 घंटे आपकी स्लीप का जो इनिशिएशन है, जो स्लीप की शुरुआत है, वो पीछे कर देती है। तो अगर हम सोने से पहले अगर आपको कोई वर्क नहीं है ऐसा, जो आप हॉस्पिटल में वर्क नहीं कर रहे हैं, कोई इमरजेंसी कॉल नहीं आ रही है, तो बेहतर ये है कि सोने से कम 1 घंटे पहले, 1.5 घंटे पहले मोबाइल को बंद करके अपने बेड से बहुत दूर कर रख लें। ओके, तो सर अभी जब शुरुआत में हम लोगों ने बात करी कि एटमॉस्फेयर में ऐसा क्या चेंज हो रहा है जो लोग वायरल इन्फेक्शन के इतनी जल्दी चपेट में आ रहे हैं, तो सर अगर हम लोग घर के बाहर की दुनिया की बात करें तो आपने जैसा सजेस्ट करा कि मास्क लगा के जाएं, सैनिटाइजर यूज़ करें, तो ये सारी चीज़ें ठीक है। अब हम अगर घर के अंदर की बात करते हैं इन्फेक्शन को लेकर, तो घर के अंदर का एटमॉस्फेयर ऐसा क्या हो जो हमारे लंग्स के लिए एकदम सेफ हो और हमें इस तरह के इन्फेक्शन से भी सेफ रखे? पहले हम बात करते थे वायुमंडल पोल्यूशन या पोल्यूशन की बात करते थे तो ये नज़र आता था कि सड़कों में कितना पोल्यूशन हो रहा है, रोड पे कितना पोल्यूशन हो रहा है। लेकिन अब हम अगर अपनी लाइफस्टाइल को देखें तो 24 घंटे में 10 घंटे, 18 घंटे, 19 घंटे हम ज़्यादातर एक क्लोज एटमॉस्फेयर में रहते हैं, एक बंद कमरे में एसी चैम्बर में रहते हैं। बाहर निकले तो एसी कार में बैठ के चले जाते हैं। यहाँ पे वेंटिलेशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती। अगर आपके घर के अंदर है, एक भी स्मोकर है या कोई चीज़ ऐसी चीज़, किचन अब आपके डायरेक्ट कम्युनिकेट करता है। एक छोटे से फ्लैट में रहते हैं, बाथरूम सीधे बेडरूम में खुलता है। जहाँ पर होता है अगर बहुत गर्मी है तो एसी चलता रहता है 24 घंटे, कोई वेंटिलेशन नहीं होता है। तो बहुत ज़रूरी है कमरे में डायरेक्ट सनलाइट के आना, कमरे में डायरेक्टली आपको वेंटिलेशन होना। और अगर आपको घर के अंदर अगर कोई स्मोकर है तो कोशिश ये करें घर के अंदर वहाँ पे कोई स्मोक ना करे, क्योंकि जो भी स्मोक करता है फर्स्ट हैंड स्मोकर, यानी जो सिगरेट पीने वाला उसको हार्म, बगल में बैठा हुआ जो व्यक्ति है उसको हार्म, और उसके बाद जो पार्टिकल्स जमीन में गिरते हैं, टेबल पे गिरते हैं, वो कई हफ्ते तक, एक हफ्ते तक वो उसी बंद एटमॉस्फेयर में सर्कुलेट होते रहते हैं। जो छोटे बच्चे हैं जिनकी हाइट 2.5 फुट, 3 फुट, 4 फुट की है, वो डायरेक्ट इनहेल करते हैं, और जो बुजुर्ग हैं उसी कमरे में लेटे हुए हैं वो भी उस पार्टिकल को कई हफ्तों तक उसको इनहेल करते रहते हैं। यानी कि फर्स्ट हैंड स्मोकिंग, सेकंड हैंड स्मोकिंग एंड थर्ड हैंड स्मोकिंग, जो कि स्मोक नहीं केवल आपके हार्ट के लिए, आपके ब्रेन के लिए, आपके लंग के लिए हार्मफुल है, इसमें कम से कम यानी कितने कार्सिनोजन यानी कि कैंसर पैदा करने वाले तत्व होते हैं जो आपकी बॉडी में कैंसर प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को अगर हम प्रॉपर वेंटिलेशन, सनलाइट का घर में आना, इन चीज़ों को अगर हम संभाल के रखें तो शायद इस तरह की प्रॉब्लम नहीं। और हाँ, कुछ पक्षी हम लोग घर में पालते हैं, कुछ कबूतर पालते हैं जिससे एक इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ होने का डर रहता है। अगर वो हैं तो कोशिश ये करिए कि आपके छत में रहें, कमरे के अंदर ना रहें, कुछ पैरट्स या इस तरह के लोग ना रहें। अगर पेट आपके घर में हैं तो आपके बिस्तर पे ना रहें, क्योंकि वो आपके बिस्तर में उसके जो पार्टिकल्स हैं उसको आप डायरेक्ट इनहेल करते हैं। तो इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ यानी कि लंग आपके स्टिफ हो जाते हैं, उनकी बैलून की इलास्टिसिटी खराब हो जाती है और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। वायरल इन्फेक्शन पे हम लोग जब बात कर रहे हैं तो उसको लेकर हाई फीवर, अगर मतलब यूं जनरली मान के चलें कि मौसम खराब है या मौसम कभी ठंड कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है, तो इस बीच अगर तेज़ बुखार अचानक आ जाए तो तुरंत में किस तरह का इलाज करना या किस तरह की सेफ्टी रखनी चाहिए या क्या करना चाहिए उस वक्त तुरंत? अगर कोई भी फीवर आ रहा है तो उसका कारण कुछ हो सकता है, वायरल फीवर हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, यूरिनरी इन्फेक्शन होता है, खांसी जुकाम के साथ में आ रहा है तो चांसेस है लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, लूज मोशंस हो रहे हैं तो ये भी हो सकता है कि पेट में कोई इन्फेक्शन हो। लेकिन जो वायरल इन्फेक्शन होता है कभी कभी उसकी वजह से पेट में भी दर्द होता है, लूज मोशंस भी होते हैं। और अगर वो फीवर आपको आ रहा है तो
बेहतर तो ये है कि आप किसी दवा की दुकान में जा कर के कोई भी दवा ना लें, एकदम से एंटीबायोटिक का उपयोग ना करें, अगर ज़रूरत है तभी करें। शुरू में केवल पैरासीटामोल ले करके उससे काम चलाएं। अगर आपको जुकाम है, एक एंटी एलर्जिक लेने, अगर 3 दिन से ज़्यादा फीवर आ रहा है, फीवर नहीं कंट्रोल हो रहा है, बच्चा छोटा है या बुजुर्ग बड़े हैं, तो बेहतर ही अपने किसी भी फैमिली डॉक्टर जो क्वालिफाइड हो उससे सलाह लेनी चाहिए। हर फीवर, वायरल फीवर भयावह नहीं होता है, लेकिन अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आपकी ऑक्सीजन डिप कर रही है, तो इमीडिएटली जाकर के अपने डॉक्टर से सलाह लें। ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक जरूरी नहीं है कि आप उसका इस्तेमाल करें। हर खांसी इन्फेक्शन नहीं होती, ज़्यादातर एलर्जिक खांसी इन्फ्लेमेशन होता है जो कि बिना एंटीबायोटिक से ठीक हो सकती है। घर में कोई भी है, वो इन्फेक्टेड हो गया वायरल इन्फेक्शन से और इलाज चल रहा है, सही हो गया, उसके बाद की जो स्थिति होती है मुझे लगता है वो थोड़ी ज़्यादा खतरनाक होती है कि बॉडी पेन, मसल्स पेन और उसके बाद वो कई दिनों तक कमजोरी रहना। तो वायरल इन्फेक्शन खत्म होने के बाद फिर किस तरह के प्रिकॉशंस रखने चाहिए? तो जब वायरल है तो अगर देखा जाए तो प्योर वायरल इन्फेक्शन में किसी भी एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जैसा हम लोगों ने कुछ वायरल इन्फेक्शन में देखा, जैसे एजिथ्रोमाइसिन या क्लरिथ्रोमाइसिन या फिर डॉक्सीसाइक्लिन को एज ए इम्यूनो मॉडरेटर भी यूज़ करते हैं। और अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है जिसकी प्रतिरोधक क्षमता कम है, जो डायबिटिक है, उसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, तो वहाँ पे एंटीबायोटिक का उपयोग है। अदरवाइज वायरल में एंटीबायोटिक का कोई भी रोल नहीं है। क्या इन्हेलर ले लेंगे तो एक बार अगर हम इन्हेलर का इस्तेमाल कर लेंगे तो क्या हमें ज़िंदगी भर लेना पड़ेगा? इन्हेलर सबसे स्ट्रॉन्ग मेडिसिन होती है, बच्चों में तो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, यह पूर्णतः भ्रांति है। अब आप एक चीज़ समझिए कि अगर हमें किसी को दवा की तरह स्प्रिट को हाथ में मलना है तो 2 बूंद मलना उचित है और हमें स्प्रिट देना ही है यहाँ 2 बूंद में, तो हमें 1 बॉटल स्प्रिट पीनी पड़ेगी जो ब्लड में जाएगी, पेट में जाएगी, ब्लड में जाएगी, हार्ट एंड लंग, किडनी सब जगह जाएगी, तो 2 बूंद हाथ में आएगी। तो अगर हमें कोई दवा जो डायरेक्ट वहाँ पे एप्लीकेशन हो रहा है वो 1/7 हिस्सा है, यानी इन्हेलर गोली की 1/7 भाग हम दे करके वहीं पे स्प्रे करते हैं, उसके बाद कुल्ला करते हैं, उसके बाद पानी पी लेते हैं, तो पूरा ट्रैक आपका साफ हो जाता है और एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी सूजन को खत्म करता है। तो अगर आपको पोस्ट वायरल हाइपर रिएक्टिव एयरवेज होती हैं, यानी वायरल फीवर के बाद में जो इन्फ्लेमेशन हो जाता है लंग में, आप एलर्जिक हो या ना हो, उससे उत्पन्न जो खांसी होती है, जो आजकल के वायरल होते हैं उसमें टाइप 1 एंड टाइप बी वायरल है। जो टाइप ए वायरल है वो 7 दिन 5 दिन में अपने आप खांसी खत्म हो जाती है। तो टाइप बी वायरस है उसको एक रिपोर्ट में देखा गया है वो 27 से 30 दिन के अंदर उसकी खांसी परसिस्ट करती है, रात को खांसी आती है, ड्राई कफ होता है जो किसी भी दवा से नहीं ठीक होता है। तो शायद उन चीज़ों में हमें नेबुलाइजेशन या हमें इन्हेलर की ज़रूरत पड़ती है, थोड़े से ब्रोंकोडायलेटर की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इन दवाइयों का मतलब ये नहीं है कि हमें दमा हो गया है, अगर हम इसका एक बार इस्तेमाल करेंगे तो जिंदगी भर करना पड़ेगा। वायरल फीवर के बाद में जरूरी है कि आपको रेस्ट करने की जरूरत होती है। रेस्ट, लिक्विड डाइट, प्रॉपर फ्रेश फूड का खाना, टोबैको या वो जंक फूड के बारे में हम बात करते हैं उनको अवॉइड करना। अगर हम जंक फूड के बारे में, तो हमारे दिमाग में केवल वेस्टर्न जंक फूड आते हैं, जैसे पिज़्ज़ा है, बर्गर है, इसके बारे में हम बात करते हैं, लेकिन इंडियन जंक फूड को हम भूल जाते हैं। जो इमरती है, समोसे हैं, तली हुई कचौड़ी हैं, तो ये भी तो जंक फूड में आते हैं। नमकीन है जिसको एक बार खाना शुरू करते तो हम लोग रुकते ही नहीं हैं। रात को बैठना, देर रात तक आपको, पहले हम पिक्चर देखते थे 2 घंटे की पिक्चर, 3 घंटे की पिक्चर होती थी, अब हम लोग वेब सीरीज देखते हैं, वो इतनी अच्छी, इतनी इंटरेस्टिंग होती है, उसको खत्म करने के लिए रात भर हम लोग देखते चले जाते हैं। और जब देखते हैं तो भूख लगती है, भूख लगती है तो फ्रिज खुलता है, फ्रिज खुलता है तो कोई ना कोई कोल्ड ड्रिंक, कोई ना कोई नमकीन या कोई चीज़ हम खाते जाते हैं और देखते जाते हैं। ओबेसिटी, मूवमेंट कम, अब घर में बैठ करके काम होना, सारे दिन ऑफिस ना जाना, यानी मूवमेंट कम होना, वेट बढ़ना और जंक फूड का इस्तेमाल करना, वो सारी चीज़ें हमारी हेल्थ के ऊपर प्रभावित करती हैं। वैसे तो हम लोगों ने वायरल इन्फेक्शन को लेकर बहुत सारी बातें आपसे करी हैं, लेकिन इस बीच अगर कहीं कुछ ऐसा मिस हो गया हो जो आपको ऐसा लगता हो कि हमारे व्यूअर्स के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसको लेकर, तो प्लीज़ सर ज़रूर बताएं। पहली चीज़, योर स्लीप। 8 घंटे की एडल्ट की स्लीप, बच्चों की स्लीप, जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद वो 8 घंटे से बढ़ करके 12 घंटे 18 घंटे सोता है, और जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसकी स्लीप की मात्रा कम हो जाती है। और ये बहुत ज़रूरी है कि रात की स्लीप होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें 8 घंटे सोना है तो हम 4 घंटे रात को सोते हैं और बाकी 4 घंटे
घंटे हम दिन में कंपनसेट कर लें। वीकेंड हो जाता है तो कहते हैं कि हम लोग नाइट शिफ्ट चल रही है तो हम अपनी सारी नींद हम सैटरडे संडे को पूरी करें। ये एक बैंक का अकाउंट नहीं है कि उसको हम ऐड ऑन करके उसको हम पूरा कर लें। दूसरी चीज़ है आपके सांस लेने का ढंग। अगर 1 मिनट में 6 से 8 बार आपको सांस लेनी चाहिए। अगर हम अपनी सांस को कंट्रोल कर दें तो आपकी एंग्जाइटी लेवल, आपका रेस्पिरेशन, आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि सांस ऑक्सीजन के लिए होती है जो बॉडी को आपको एनर्जी देती है। तो अगर हम सांस लेते हैं तो अगर हम मुंह से सांस लेते हैं तो एयर केवल लंग के ऊपर के पार्ट में जाती है, क्योंकि एयर हल्की होती है, और एयर भी ही जो ऑक्सीजन होती है वो ब्लड में कंबाइन करती है। ब्लड भारी होता है वो नीचे होता है। अगर हम मुंह से सांस लेते हो तो एकदम से जल्दी जल्दी सांस लेते हैं और आपकी एफिशिएंसी, जैसे कि आपकी गाड़ी की एफिशिएंसी ख़राब होती है, आपकी एफिशिएंसी ख़त्म हो जाती है। इसलिए जितने भी एथलीट होते हैं हमेशा नाक से सांस लेते हैं। जब आप नाक से सांस लेते हो तो एयर नीचे तक जाती है। अगर आप वॉक कर रहे हैं तो 4 स्टेप सांस लेते हुए 8 स्टेप सांस निकालते हुए। तो अगर आपको अपनी सांस के ऊपर कंट्रोल कर लें तो शाम के समय जो आप एग्जॉस्ट हो रहे हैं, जिस समय आपकी एनर्जी लेवल कम हो रहा है, जब आपको नींद नहीं आ रही है, आपकी इरिटेबिलिटी कम हो रही है, तो आप अपना स्टैमिना बढ़ा सकते हैं। आपकी थाली जितनी रंगीन होगी, यानी नेचुरल रंग के जितने वेजिटेबल्स होंगे या फ्रूट्स होंगे, उतने ही आप हेल्दी रहेंगे। वाओ सर, तो मतलब वायरल इन्फेक्शन के साथ हम खुद को मोटिवेट करना भी आज राजीव सर के साथ बहुत अच्छे से सीख पाए हैं कि अगर खुद को कूल कैसे रखें। ये राजीव सर ने बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि थोड़ी देर के लिए खुद को शांत रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन 2 दिन खुद हम शांत हो जाएंगे और हमारा दिमाग शांत हो जाएगा, और जब हमारा दिमाग शांत होगा तो ऑब्वियसली हमारे जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो हमसे थोड़ा सा दूरी तो बना ही लेंगी। तो थैंक यू सो मच राजीव सर। थैंक यू। हमारे व्यूअर्स को वायरल इन्फेक्शन से जुड़ी इतनी सारी चीज़ें बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।